सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो, पंजाबी टीवी यूएसए सुन रहे सभी लिसनर्स का बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है इस समय के सबसे विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश-विदेश के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी अहम खबरें होती हैं जिन पे करते हैं बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत, फिर एक-एक करके खबरों पर चर्चा होगी। बहुत-बहुत स्वागत है जी। जी, शुक्रिया, सत श्री अकाल गुरप्रीत। सत श्री अकाल। सबसे पहले खबर पर अगर आएँ तो चाइना और पाकिस्तान के बीच भी सीमा का विवाद जो है वो बढ़ रहा है धीरे-धीरे। शक्सगाम घाटी जो है वहाँ पर निर्माण को जायज़ बताया जा रहा है चीन की तरफ से। पूरा माजरा क्या है? देखिए, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, वो बढ़ रहा है और जो इस पूरे मामले को लेकर 2 दिन ऐसे बीते हैं भारत के लिए, जिसमें भारत काफ़ी एक हिसाब से कहें कि भारत की जो इलाका शक्सगाम, उसके ऊपर जो निर्माण किए जा रहे हैं चीन की तरफ से, उसको लेकर भारत लगातार आपत्तियाँ दर्ज करवा रहा है। मैं आपको अगर पूरी खबर की जानकारी दूँ तो अ, बेसिकली जो अभी सक्सगाम घाटी के अंदर चाइना जो है, वो निर्माण कार्य कर रहा है और वो एक हम सबको पता है कि पूरा एक जगह ऐसी है जिसके ऊपर वो निर्माण कार्य करके क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है, उसमें वहाँ पर वो रोड वगैरह भी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कई सारी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो उसके उसको लेकर भारत ने आपत्ति जताई थी कि जिस इलाके में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो हमारी जगह है और ये 1963 का समझौता था और अगर आप अभी आप जो कर रहे हैं वो 1963 में जो समझौता हुआ था उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो इलाका है ये बेसिकली भारत और पाकिस्तान के का इलाका है और उसमें पाकिस्तान का अवैध कब्जा था। तो भारत कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो आप वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसको लेकर भारत जी। के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी मीडिया में कमेंट करके कहा है कि साक्ष्यगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि यह समझौता अवैध है और अमान्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेना के प्रमुख हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बेसिकली इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि चीन जो दावे कर रहा है भारत उसको खारिज करता है और भारत कभी नहीं मानेगा कि सक्सगाम घाटी के अंदर डेवलपमेंट चाइना करे। अब बेसिकली जो चाइना का जो स्टैंड है इसमें, चाइना के जो माओ निंग हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि ये जो इलाका है ये बेसिकली चीन का इलाका है और चीन अपने हिसाब से इस इलाके पे डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और ये सब चीज़ें जो भारत आपत्तियां जता रहा है वो आलोचना से परे हैं और इनका कोई लेना-देना नहीं है इस डेवलपमेंट से। अब ये जो घटना हो रही है शक्सगाम घाटी में, ये तब हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चीन की जो पार्टी है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके प्रतिनिधि मिले थे और इतना ही नहीं, जो आरएसएस के दूसरे नंबर के माने जाते हैं नेता दत्तात्रेय जी। होसबोले, वो भी मिलने पहुंचे थे। तो ये मतलब हम देख रहे हैं कि 2020 में गलवान घाटी संघर्ष हुआ था, उस समय भी देखने को मिला था कि काफ़ी जो क्रिटिसिज़्म नरेंद्र मोदी हुकूमत का हुआ था। लेकिन अब सक्सगाम घाटी को लेकर भी ठीक-ठाक क्रिटिसिज़्म इंडिया में हो रहा है। लेकिन उधर जो भारत की बीजेपी पार्टी है, वो बेसिकली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने में व्यस्त है, लेकिन कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस ने इस मुलाकात के ऊपर सवाल भी उठाए हैं। एक तो आप ठीक है, आपको मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि वो आपके इलाके में डेवलपमेंट करें, जिसको भारत अपना इलाका मानता है, उसमें वो डेवलपमेंट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो एक सीपीईसी कॉरिडोर बना रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ के तो वो रोक क्यों नहीं रहा चीन? जब आपकी उनसे मुलाकात हो रही, तो आप कम से कम अपनी मुलाकात में ये एक बात तो उठाइए। ख़ैर चाइना के सामने हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गलवान का मामला हो या फिर अब शक्सगाम घाटी का मामला हो,
जो कि मौके की हुकूमत है, वो कोई बहुत क्लैरिटी से बात करती नहीं है और उस मामलों को रफ़ा-दफ़ा करके आगे निकल जाती है। जी, बिल्कुल। अगर इससे आगे बढ़ें तो बात हेट स्पीच की करते हैं। वैसे तो अगर भारत की राजनीति को देखना हो तो तकरीबन 80% से ज़्यादा हेट स्पीच ही होती हैं, एक ख़ास पार्टी की बात अगर करें तो। अगर इसी आंकड़े को हम एक दूसरे नज़रिए से देखें तो एक रिसर्च है, जो रिपोर्ट है जो बता रही है कि 2025 में बड़ी आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है ऐसे जो हेट स्पीच होती हैं उनमें। देखिए, भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट स्पीच है, उनमें तकरीबन 13% बढ़ोतरी हुई, 13% बढ़ोतरी हुई और जो ये रिसर्च है, ये भी अमेरिका के वॉशिंगटन में जो एक रिसर्च ग्रुप है, इंडिया हेट लैब, उसने ये रिसर्च की और रॉयटर्स के साथ उनका अपन कहें कि जो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी इंटरनेशनल, वो भी इसमें शामिल रही है और उन्होंने ये बात आज अपने रॉयटर्स ने रिपोर्ट भी की है इसको लेकर कि जो अधिकांश घटनाएँ हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी पार्टी है, उसके द्वारा जो ऐसे सूबे जहाँ पर बीजेपी की सरकार वहाँ पर ज़्यादा हेट स्पीच दी गई हैं। इंडिया हेट लैब के आंकड़ों के अनुसार 2025 में 1318 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं जिसमें बड़े नेताओं ने हेट स्पीच दी हो। जो 2024 में ये मामले 1165 थे यानी कि तकरीबन 13% की बढ़ोतरी और 2023 में ये सिर्फ 668 थे। अब 2024 में जो एकदम से 2023 में देखेंगे तो 668 थे और 2024 में एकदम से बढ़ के 1165 हो गए थे। उसका एक रीज़न ये था कि 2024 में लोकसभा के चुनाव थे, तो मैंने क जैसा आपको पहले भी बताया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की जो भाषा शैली है, वो बिल्कुल एकदम बीजेपी के कार्यकर्ताओं जैसी हो जाती है जब चुनाव नज़दीक होते हैं और 2025 में भी कई सारे चुनाव हुए हैं। हमको पता है कि दिल्ली के चुनाव से शुरू हुआ था मामला, फिर बिहार का चुनाव भी हुआ और भी बीच में कई राज्यों के चुनाव रहे। तो मुझे लगता है कि उस वजह से वो जो असर है जो 2025 में भी जो हेट स्पीच के मामले हैं, वो ज़्यादा देखे गए हैं। 1318 मामले दर्ज किए गए हैं। जो ये हेट स्पीचेज़ हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल रैलियों के अंदर, धार्मिक जुलूसों के अंदर और जो विरोध मार्च होते हैं या सांस्कृतिक समारोह होते हैं, उनके दौरान दिए गए हैं। अब देखिए, राजनीतिक रैलियों का समझ में आता है कि चुनाव के लिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक जुलूसों के अंदर भी दूसरे मतलब मान लें कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का धार्मिक जुलूस निकल रहा है और वो फिर माइनॉरिटीज़ को गाली दे रहा है। ऐसे ही जो सांस्कृतिक समारोह होते हैं कि मान लो कल्चरल फेस्टिवल कोई त्योहार मनाया जा रहा है, उसके दौरान भी ऐसे बथेरे मामले आए हैं, जिनमें अगर हम कहें कि कोई इस किस्म का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उसके दौरान दूसरे धर्म को गालियाँ दी गई हैं। तो हालाँकि वाशिंगटन में जो भारत की जो दूतावास है, वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है, उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन ये एक बड़ी मामला है और बड़ा मामला है और इसमें हम कहें कि बहुत सोचने की ज़रूरत है कि लगातार इंडिया में जो हेट क्राइम्स हैं, वो भी बढ़ रहे हैं और जो हेट स्पीचेज़ हैं, उनकी जो स्थिति है, वो भी बहुत बुरी है और बहुत उनमें भी बहुत उछाल आ रहा है। जी, और बासमती का जो निर्यात है वो क्यों ठप हो गया जी? ये एक जो खबर है इसको लेकर मतलब बड़ा मामला चल रहा है क्योंकि ईरान के अंदर जो संकट चल रहा है, ईरान में जो अपन कहें कि युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध तो क्या कहेंगे मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति तो कह सकते हैं वैसे मतलब इसको क्योंकि इसमें जो प्रोटेस्टर्स की जिनकी डेथ की खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उस जो गृह युद्ध जैसी स्थिति ईरान में चल रही है, उसके कारण ये हालात बिगड़े हैं और उसमें भारत का जो बासमती चावल था, वो हम सबको पता है कि वो जाता था खासकर पंजाब और हरियाणा का जो बासमती राइस था, वो ईरान के लिए जाता था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई है, तो बेसिकली वहाँ पर जो निर्यात है, उसको रोक दिया गया है और जो घरेलू बाज़ार है, उसके ऊपर पड़ रहा है। बासमती की कीमतें ₹300 से लेकर ₹800 तक प्रति क्विंटल टूट गई हैं और अब जो बासमती है वो तकरीबन ₹8000 प्रति क्विंटल के भाव से भी नीचे बिक रहा है। तो ये है ये जो 6 दिन पिछले बीते हैं उसमें जो ईरानी जो व्यापारी थे उनसे संपर्क टूटा हुआ है और अभी यही है कि वो जो बासमती राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, वो भी लगातार इस मामले को उठा रही है।
उनके जो प्रेसिडेंट हैं रणजीत सिंह जोसन, उन्होंने ये बात रखी है कि जो संकट चल रहा है वो सीधा सीधा व्यापार के ऊपर तो नहीं है, लेकिन व्यापार के ऊपर कहीं न कहीं इसका असर दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे ईरान के अंदर कैसे कई ऐसे बंदरगाह हैं जिनके ज़रिए अफ़गानिस्तान, तुर्की, रसिया जाने वाले जो हमारे बासमती राइस थी, वो भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। यानी कि ईरान में तो प्रभावित हुआ, ईरान के अलावा जो दूसरे देशों में जो ट्रांज़िट ट्रेड होता था, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ, चाहे चाबहार बंदरगाह हो या फिर बंदरगाह हो, अब्बास पोर्ट, ये दोनों ही कहीं न कहीं ऐसे बंदरगाह रहे हैं जहाँ से ट्रांज़िट ट्रेड होता था, तो वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर क्विक कॉमर्स डिलीवरीज़ जो होती हैं जिसको ऐसे ही फैंटेसाइज़ भी किया जाता है और ऐसे ही ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है कि हम कम से कम टाइम में आपके पास चीज़ पहुंचा देंगे। ब्लिंकिट हो और ज़ेप्टो हो, ऐसी बहुत सारी ऐप्स और कतार में होंगी जिनका नाम हम नहीं जानते, जो 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा करती हैं। लेकिन उसके पीछे जो वर्कर हैं उनके साथ क्या होता है, वो खुद से बता चुके हैं, उन्होंने कोशिश भी की ऐसे अपनी स्ट्राइक करके इस बात को पहुँचाने की। अब लगता है कि उनकी सुनी गई है, इस पे रोक लगा दी गई है, 10 मिनट वाला जो दावा है अब छोड़ना पड़ेगा कंपनी को? देखिए जब हम नए साल में एंटर कर रहे थे बीती 31 दिसंबर को, यानी कि 1 जनवरी को जब नया साल होने वाला था, उससे 1 रात पहले 31 दिसंबर की रात को भारत के गिग वर्कर्स ने बड़े लेवल पर हड़ताल की थी। वो आपने और हमने रिपोर्ट भी किया, हमने देखा भी कि जो उ उस दिन पूरी तरीके से जो ज़ोमैटो की, स्विगी की, ब्लिंकिट की, ज़ेप्टो की, इन सब की जो डिलीवरीज़ थी, क्विक कॉमर्स कंपनियों की जो डिलीवरी थी, वो बंद ठप पड़ गई थी। बेसिकली जो ये दावा क्विक कॉमर्स कंपनियां करती हैं कि हम 10 मिनट के अंदर आपको सामान पहुंचा देंगे, उसको लेकर बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स थे। सर्दियों के मौसम में तो बाइक चलाना ही एक बड़ी सजा जैसा लगता है। तो ऐसे मामले में मतलब गिग वर्कर्स की सुरक्षा का भी मामला था, और सुरक्षा चिंताओं को देखते ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, और इन गिग वर्कर्स की यूनियंस ने ये हड़ताल की थी। अब उसका उसके बाद जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, इंडिया के जो कैबिनेट लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा था, और उन्होंने जो इस किस्म की एप्लीकेशंस के एग्रीगेटर्स हैं, उन कंपनियों से एक मुलाकात भी की थी, और फिर उन्होंने कहा था कि आप कम से कम ये 10 मिनट की डिलीवरी वाला जो टैगलाइन है इसको छोड़ दें। और उसके बाद ब्लिंकिट ने पहले ये 10 मिनट की जो डिलीवरी वाला जो लोगो था वो हटाया, फिर ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो जैसी कंपनियों ने भी अपने प्लेटफ़ॉर्म से 10 मिनट की डिलीवरी वाला जो टैगलाइन है वो हटा लिया है। जी। ये बड़ा खतरनाक हम कह सकते हैं कि डिलीवरी मॉडल है। और दूसरा, ये जो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, इनको पार्टनर्स कह के पंप देते रहते हैं, लेकिन ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इनके साथ कितना खतरनाक व्यवहार होता है। इनको रेड लाइट जंप करनी पड़ती है, और एकदम से तनाव के अंदर, क्योंकि इनके पैसे काट लेते हैं, अगर 10 मिनट में ये नहीं पहुंचते हैं तो उस तनाव जी। में कि हमारे पैसे ना कटें, ये बाइक्स को भी इनको भगानी पड़ती हैं। तो उस वजह से इनकी जो सुरक्षा का खतरा रहता था, उसको ध्यान में रखते हुए अब कहीं न कहीं गिग वर्कर्स की कह सकते हो कि वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे उसकी जीत हुई है, जो आंदोलन कर रहे थे उसकी जीत हुई है। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर ईरान में हालत बिगड़ती ही जा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसी के चलते भारतीयों को तुरंत निकलने की सलाह दी गई है। आमतौर पर माना जाता है जब दूसरे देश अपने देश के नागरिकों को ऐसे जल्दी में निकलने की बात बोलना शुरू कर दें तो उसके बैकएंड में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होता है। क्या लग रहा है, कुछ बड़ा होने की शंका है? देखिए, ईरान में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ये तो एक सच्चाई है। और इसमें आप देखिए कि आज तेहरान में एक साथ 1300 सॉरी 300 जो डेड बॉडीज़ हैं उनको दफनाया गया है। और कई प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी भी दी जा सकती है। उसमें एक जो 26 साल के इरफान सुल्तानी है, उनको आज सरेआम फांसी दी गई है। तो ये काफ़ी मतलब सीरियस मामला है।
और लगातार हम देख ही रहे हैं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार आंदोलित हैं, नौजवान आंदोलित हैं और जी, काफ़ी हिंसक वॉयलेंट जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। इसी के कारण भारत सरकार ने ये एडवाइज़री जारी की है। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो भी नागरिक हो या सिटीज़न हो या फिर कोई स्टूडेंट हो या तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो, टूरिस्ट हो, वो ईरान में, वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाए। ये बात उन्होंने कही है और पिछली एडवाइज़री 5 जनवरी को जारी की गई थी। अब ये नई एडवाइज़री आई है। अब जो अंग्रेज़ी अखबार हैं उसमें द गार्जियन हो गया या फिर और भी कई अपन कह सकते हैं कि ऐसे यूरोपियन अखबार हैं जो ये कह रहे हैं कि कम से कम 12,000 लोगों की मौत ईरान में हुई है। लेकिन अब हम सबको पता है कि जैसे अमेरिकन अमेरिकी जो संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी वो कह रही है कि अभी तक 2550 लोग मारे जा चुके हैं। तो इसमें 2400 के करीब प्रदर्शनकारी हैं और 147 लोग सरकार से जुड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी यूरोपियंस 12,000 बता रहे हैं, अमेरिकन्स 2550 बता रहे हैं। तो मतलब अभी ऑफ़िशियल डेटा तो कुछ निकल के आ नहीं रहा है, तो ये बड़ा वो है। मैं मतलब जो ज़्यादा अगर कहूँ कि मेरा जो ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, वो अमेरिका की जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 12,000 तो बड़ा एक नंबर है। इसके ऊपर तो अभी के लिए यकीन किया नहीं जा सकता है। वो जो मैं इसके अलावा कह रहा था कि जो इरफ़ान सुल्तानी हैं, प्रदर्शनकारी काफ़ी बड़े चेहरे हैं वो इस आंदोलन के, उनको आज फांसी दी गई है, 26 साल के थे वो। तो ये जो रेड गार्ड्स हैं और जो वहाँ पर मौके पे तेहरान की यूनिवर्सिटी के जो एक्टिविस्ट भी हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपस को पूरी तरीके से वहाँ की आर्मी ने घेर रखा है और बिल्कुल वहाँ पे बहुत बुरा हश्र वहाँ के स्टूडेंट्स का किया है। तो काफ़ी जी। अपन कह सकते हैं कि वहाँ पे वायलेंट स्थिति है, खासकर स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा ईरान में टारगेट किया जा रहा है। जी। इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था जिसको बंद करवाने के बाद लगातार हम वो वीडियो देख रहे हैं कि कैसे नाचते हुए लड्डू बाँटे जा रहे थे। अभी उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि वो मुद्दा बहुत बड़ा बन गया था, तकरीबन हर सोशल मीडिया पर उसकी बात हो रही है। देखिए, अब खाली वहाँ पर मुस्लिम तो पढ़ नहीं रहे थे, वहाँ तो हिंदू भी पढ़ रहे थे। जैसे जी, ये तो करंट सिर्फ़ एक ही बैच की तो बात हुई थी, अब की बार 50 सीटें थी जिसमें 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। उसमें से 7 जो थे वो हिंदू स्टूडेंट थे, 1 सिख स्टूडेंट था। अब ये ठीक है कि आपने बंद करवा दिया कि 42 मुस्लिम स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, लेकिन वो 7 हिंदू और 1 जो सिख थे, सिख स्टूडेंट का एडमिशन वो कहाँ जाएँगे? कॉलेज बंद करवा दिया। उससे पुराना जो अपन अगर बात करें जिसमें पुराने जो बैचेज़ थे, उनमें तो बहुत सारे हिंदू पढ़ते थे। तो जी, उनका क्या होगा? मतलब अब इसमें हम सबको पता है कि एमबीबीएस के लिए जो नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, नीट जिसको बोलते हैं। नीट जी, में वहाँ की जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे, उनकी रैंक आई हुई है। उनको वो कॉलेज अलॉट हुआ है, वो वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे तो कहाँ पर लेंगे बताइए? जी, ये भी एक तो बात है ना। मतलब लोग तो कॉलेज खुलवाने के लिए लड़ते हैं, ये बंद करवाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। स्टूडेंट का भविष्य खराब हुआ है, अब देखना होगा कि क्या होगा। उमर अब्दुल्ला अब्दुल्ला हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो हमारे स्टूडेंट हैं कम से कम उनको दूसरे जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें हम एक्स्ट्रा सीट बढ़ा के वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है कि इन्होंने बंद करवा दिया है, पर हम जो अभी मौके के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उनकी जो खराब नहीं होने देंगे, उनका जीवन खराब नहीं होने देंगे। अब मैं आज देख रहा था कि एक मेहनत श्रीवास्तव नाम का लड़का है, हिंदू है, उसका भी एडमिशन हुआ था, वो बेचारा कहाँ जाएगा? आशिया जी, ऐसे एक लड़की थी। तो ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हिंदू परिवारों से हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। मतलब एक बात बताइए कि कोई भी चीज़ होती है उसमें मतलब वो एक्सक्लूसिव तो किसी के लिए भी नहीं होती, उसमें हर धर्म के लोग होते हैं। तो ये बड़ा अजीब लग रहा है और उसमें तो मैं ये कहूँगा कि अब जैसे अ, ये यूनिवर्सिटी भी है, इसके मेडिकल कॉलेज था ये, इसके 121 करोड़ रुपए की इंडियन गवर्नमेंट ने मदद की है। ठीक है कि ये मतलब ना इसका जो नाम था वो हम सबको पता है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी था।
लेकिन इसमें सरकारी फंड भी काफ़ी जाता था। तो ये एक जी, बड़ा मामला और एक बड़ी फ़ीस भी क ऐसी नहीं थी कि इसकी फ़ीस कोई छोटी-मोटी थी। इसकी जो सालाना फ़ीस थी, वो 5 लाख रुपए ट्यूशन फ़ीस थी। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसमें बच्चे फ्री में ही पढ़ रहे थे। और इसकी जी, स्थापना पता है इ इसका जो पहला सेशन था उसका उद्घाटन भारत के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। जी, उन्होंने उद्घाटन किया था, वो तो मुसलमान थे खुद। जी, तो मतलब ये तो ये और वो दौर भी आप याद करिए, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो एक मुसलमान थे और जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो एक सिख थे, सरदार मनमोहन सिंह। तो जी, मतलब अब वो जो उस यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई, वो ऐसे लोगों के द्वारा रखी गई, ठीक है? जी, जो सेक्युलर थे। भारत का राष्ट्रपति था थे वो मुस्लिम समुदाय थे, प्रधानमंत्री थे वो सिख समुदाय से थे और उन्होंने एक माता जी के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। माता हुँ, वैष्णो देवी जी के नाम पे। जी, सरकार जी, लगातार ग्रांट देती थी। अब कश्मीर में हम सबको पता है कि वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। अगर उनके बच्चों का एडमिशन हो गया तो उसके ऊपर ये उसको बंद करवा रहे हैं। तो ख़ैर, बड़ा अजीब लग रहा है ये खबर सुनाते हुए भी लेकिन ये इस देश की हकीकत है, बहुत कम्युनल माहौल इस समय बन गया है और इसमें जिन लोगों ने इस कॉलेज का को बंद करवाने की वो मुहिम चलाई, उनका तो मैं टी-शर्टें, उनके नाम देख के ही मेरे को बहुत हैरानी हो रही थी। राकेश बजरंगी, राष्ट्रीय बजरंग दल का नेता, वो जी, वो धमकी दे रहा था कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, ये कर लूँगा। इसको 100% गुरुकुल बना दो, कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे-ऐसे हुँ। डिमांड इन लोगों ने की और बड़ा मतलब अजीब उसका खुद का भी एक सर्टिफिकेट देखने की ज़रूरत है ना, वो खुद कितना कि पढ़ा-लिखा है, फिर बात बिल्कुल करें। सही बात। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल और इसमें मतलब बहुत बुरे और खाली ये मेडिकल कॉलेज का ऐसा नहीं होता कि उसमें बच्चे पढ़ते ही हैं। वहाँ पर मरीजों की भी जाँच होती है। आप मेडिकल कॉलेज का कोई इन इन मूर्खों को मतलब बताए, तो पता चले ना। वहाँ पर जी, जी, प्रॉपर दोनों चीज़ें मेडिकल बंद हो होता है। गई। बिल्कुल। हुँ, जी। अगर आगे बढ़े तो दावा एक आ रहा है कि लॉरेंस गैंग जो है वो भारत सरकार के रूप में ही भारत सरकार के लिए काम कर रही है। ये कनाडा की रॉयल माउंट पुलिस का ये एक दावा है, इसको कैसे देखें? देखिए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का ये दावा है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो 3 पन्ने की रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया है कि बेसिकली जो सिख विरोधी जो घटनाएँ हुई कनाडा में सिखों के ऊपर उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और वो उस उसमें उन्होंने ये कहा गया उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो आपराधिक काम है ये किसी कहीं न कहीं ये आपराधिक भारत सरकार की ओर से काम करता है जिसमें ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये सब चीज़ें हैं। भारतीय एजेंट इनका इस्तेमाल कर रहे। आरसीएमपी की जो रिपोर्ट है उसमें एक बिंदु है, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली नाम मेंशन करके ये लिखा है, वो रिपोर्ट मैं देख रहा था उसमें लिखा गया था कि जो भारत के एजेंट हैं वो इन खालिस्तानी समर्थक नेताओं को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें टोबा की जो विनिपेग में जो हत्या हुई थी मैनिटोबा के विनिपेग में जो सुखदुल सिंह मारे गए थे, उस जी। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उनका भी उस मामले में ज़िक्र था और इसकी हत्या हम सबको पता है कि आरसीएमपी ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम आया था। तो ये एक चीज़ें हैं और इसमें रिपोर्ट में ब्रिटिश कोलंबिया प्रीमियर का भी ज़िक्र है और उसमें ये भी ज़िक्र है कि कैसे ये 2015 के बाद ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो थे, भाई हरदीप सिंह निज्जर उनकी हत्याकांड का भी ज़िक्र है। हुँ, जी। इससे आगे अगर बढ़ें तो चंडीगढ़ में कुछ गाँव गाँव का शव मिला, उसके बाद हंगामा हो गया है। हाँ जी चंडीगढ़ के मक्खन माजरा इलाके में बेसिकली 45 गायें हैं वो मरी हुई पाई गई हैं जिसके बाद वहाँ पर हंगामा हो गया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये जहरीला सामान खाने के कारण इन
गायों की मृत्यु हुई है। अभी तक वहाँ पर बहुत सारे जो गोरक्षक हैं, समाज सेवक हैं, वो खड़े वो उनमें गुस्सा है और वो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और इन गायों को कह रहे हैं कि हम इनका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे और उसमें जो वहाँ पर एक कार्कस प्लांट है और उसके कारण ये मौतें बताई जा रही हैं। वहाँ पर बड़े मार्च जो गोरक्षक हैं, वो मक्खन माजरा के आसपास निकाले जा रहे हैं। जो वहाँ की गौशाला है, वहाँ से रजिस्टर जो है वो गायब मिला है और ये जो बजरंग दल वाले थे, वो इस गौशाला को चलाते थे, उसमें 45 गायों की मौत होने की खबर है। जो लोकल लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रक के ट्रक भर के गायें, मरी हुई गायों को लेके जाते थे। उसमें आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि बजरंग दल वाले बीफ एक्सपोर्ट के लिए भी इन गायों का इस्तेमाल करते थे। अब जैसे जो चक्कर है, वो चक्कर ये है कि एकदम से एक शख्स इस गौशाला में घुस जाता है और उसको मरी हुई गायों के शव दिखते हैं, तो वो उस वीडियो बना लेता है। उसके बाद ये सारा भंडाफोड़ इस पूरे घटनाक्रम का हुआ। अब देखना होगा कि क्या ये जो बजरंग दल वाले हैं, यही बीफ बीफ एक्सपोर्ट वाले मामले से तो नहीं जुड़े हुए, क्योंकि ऐसी घटनाएँ जी। हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से कई सारी आ चुकी हैं। तो ये अभी जाँच का विषय है, पता लगेगा कि ये पूरा माजरा क्या है। लेकिन 45 गायों की डेड बॉडी अपने आप में बहुत बड़ा शक खड़ा कर रही हैं गौशाला के अंदर। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो अमृतसर के स्कूलों में भी बम बम की धमकी आई है, ये कब थमेगा ये वाला सारा सिलसिला? ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि लगातार भारत में कभी, चाहे वो अलग-अलग सूबों में, चाहे सरकारी स्कूल हों, कोर्ट्स हों, कोर्ट रूम, अदालतें हों या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज हों, कई जगह पर तो माइनॉरिटीज़ के जो हम सबको पता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर भी बम होने की जो झूठी अफ़वाहें हैं, वो फैलाई जाती हैं। मोडस ऑपरेंडी वही है कि वेब अ, वेब के ज़रिए, डार्क वेब के ज़रिए ईमेल भेजा जाता है। इसमें मतलब मैं तो जो लैंग्वेज थी वो पढ़ रहा था और उसमें डार्क वेब से बॉम्ब, धमाका, स्कूलां विच इस किस्म की बातें लिख रखी थी और उसमें जो प्रिंसिपल थे, उनको ये ईमेल भेजी गई थी और उसमें जो मतलब जो पंजाबी में लिखा हुआ था, वो पंजाबी साफ समझ में आ रही थी कि वो जो पंजाबी है, वो कहीं न कहीं एआई से लिखवाई गई है। तो ये एक शक भी पैदा करता है कि ये पंजाब को बदनाम करने के लिए कुछ लोग कर तो नहीं रहे हैं। तो ये भी एक मामला है। पुलिस के पास जब पूछा जाता है कि ये हो क्यों रहा है, तो पुलिस के पास यही जवाब होता है कि तो डार्क वेब से हो रहा है और हम तो पकड़ नहीं पा रहे हैं आरोपियों को। जी। और इससे आगे बढ़े तो मोहाली में सोहाना में जो कत्ल होता है राणा बलाचौरिया का, उस मामले में अभी गिरफ्तारी होने के बाद कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, इसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं राना बलोचौरिया के जो मर्डर केस के बाद, उसमें यही बताया जा रहा है कि 2 महीने से ये जो शूटर्स थे, ये रेकी कर रहे थे और इनको सबसे बढ़िया मौका ये कबड्डी मैच मिला जब ये हुआ और उसमें इन्होंने खरड़ में कमरा किराए पे भी ले रखा था और ये टैक्सी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे। इवन मारने के बाद ये भागे हैं दिल्ली के लिए, तब भी टैक्सी का इस्तेमाल करके भागे हैं इसमें और कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो देखते हैं कि आगे और क्या नए खुलासे होते हैं, लेकिन अभी ये यही बताया जा रहा है कि 2 महीने से जो राना बलोचौरिया थे, वो निशाने के ऊपर थे। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ पर ही समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद गुरप्रीत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।